रजिस्टर में आपके पास अच्छा, हमने करंट के बारे में देख लिया कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे वो इलेक्ट्रिक करंट, उसका फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। और दूसरा हमारे पास जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस था। और उसी के साथ फिर हमने उसमें ईएमएफ का डिफरेंस भी कर लिया था। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वो एक रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस का बेसिकली काम ये होगा, क्योंकि वर्ड रेजिस्टेंस है तो उससे तो आइडिया हो जाएगा हमें बेसिक के किसी चीज को वहां पर रेजिस्ट करना या किसी के अगेंस्ट मूव करना, इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो जिस तरह से हम मोशन में हमारे पास जो टॉपिक होता है फ्रिक्शन का, तो जिस तरह हम फ्रिक्शन का वर्ड यूज करते हैं इसी तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस का भी काम होता है इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट में क्योंकि जब चार्जेस फ्लो करेंगे किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नॉर्मल वायर को अगर काफी देर तक हम चार्ज अगर उसको यूज करते रहे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती रहे, तो वो डिवाइस हीट अप होना शुरू होती है कुछ टाइम बाद। तो वो हीट अप होने का रीजन ये होता है कि जब रेजिस्टेंस होती है वहां पर, क्योंकि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो अब आपके पास फ्लो करते हुए वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, और जो कंडक्टर है कंडक्टर के एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से आपके पास थोड़ा सा थर्मल इफेक्ट यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन, और उस कॉन्सेप्ट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज डिफाइन करें और कॉन्सेप्चुअल डिफाइन करें, तो डेफिनेशन वाइज तो बहुत सिंपल हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो V आपके पास जो वोल्टेज होगा, जो भी हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं जितने वोल्टेज की होगी, उसकी वैल्यू को हम जब डिवाइड कर लेंगे I से, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिफाइन करेगा। R इज इक्वल्स टू वी ओवर आई। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली डिफाइन करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअली हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली जो है वो हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस इन पाथ ऑफ। अब आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो या सिंपल हम भी मेंशन, क्योंकि हम मूव होते हैं तो उन्हीं के पाथ में जो भी हिंड्रेंस आएगी, जो भी रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्चुअली लिख लिया। और अगर आप सिंपल डेफिनेशन मैथमेटिकली इसको देखो तो आप R इक्वल्स टू वी ओवर आई लिख सकते हो। ठीक है। अब नॉर्मली ये होता है कि जितना हैवी आपके पास अप्लायंस होता है, जितना हैवी कंपोनेंट होता है, उतना ही उसमें आप थिक वायर यूज करते हो। ठीक है। और जो नॉर्मल आपके पास डिवाइसेस होंगी तो उनकी वायर जो है वो थिन होती है। तो इन सब का कोई ना कोई रीजन होता है, वरना हम सबको एक ही जैसी वायर से भी तो ऑपरेट कर सकते थे, सबको डिफरेंट डिफरेंट वायर्स बनाना और लेंथ, ये सब चीजें जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट ना होती। तो इसका कोई रीजन होगा। अब वो रीजंस हमने यहाँ पर देखने के, रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है, और उसके फैक्टर्स क्या होंगे हमने ये देखना है। अब रेजिस्टेंस की अगर फैक्टर्स की बात की जाए, ठीक है, तो नॉर्मली हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा, तो इसके फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो लेंथ का फैक्टर होगा। ठीक है। अब लेंथ का फैक्टर ये, अच्छा नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम पावर बैंक यूज करते हैं तो पावर बैंक में आपने देखा होगा जो उसके साथ चार्जिंग केबल होती है उसकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती है।
ठीक है, वो उतनी लेंदी वायर्स नहीं देते उसके साथ, वो शॉर्ट वायर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है? अब इसमें ये होता है कि नॉर्मल चार्जर की वायर्स तो हमने देखी है, उसकी लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन आपके पास जो पावर बैंक्स होते हैं, क्योंकि पावर बैंक में अब होता क्या है, देखो पावर बैंक में बैटरी होती है, तो उसका करंट एसी होगा या डीसी? उसका करंट डीसी होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास उसमें सारे चार्जेस जो हैं वो बैटरी से मोबाइल में फ्लो करेंगे, फिर बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो हमने एसी और डीसी में डिफरेंस यही पढ़ा था कि डीसी में आपके पास जो है वो करंट की सिंगल डायरेक्शन होती है, तो बैटरी सेल्स पावर सप्लाई जो है वो डीसी की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके पास वहां पर जो है वो डायरेक्ट करंट एक तो फ्लो हो रहा है, और डायरेक्ट करंट में आपको पता है कि जितने चार्जेस स्टोर हैं सिर्फ उतने फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल चार्जर जब हमने कनेक्ट किया होता है उसमें तो हमें पता है अनलिमिटेड चार्जेस फ्लो होते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम जितनी वायर को लेंदी कर ले जितना शॉर्ट कर लें। लेकिन पावर बैंक में क्या होता है कि वहाँ पे लिमिटेड चार्जेस हैं बैटरी में, तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम मैक्सिमम चार्ज को कंज्यूम करें, तो उसकी वेस्टेज ना हो, मतलब वो थर्मल में ज्यादा कन्वर्ट ना हो वो एनर्जी। तो इसलिए हम वायर को शॉर्ट यूज करते हैं, क्योंकि लेंथ आप जितनी बढ़ा दोगे तो चार्जेस को उतना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, और वो उतना ओवरलैप करेंगे, और उतना ही आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, जी। तो इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि लेंथ का जो फैक्टर होगा, अगर आप लेंथ इंक्रीज करते हो, इंक्रीजिंग द लेंथ will increase the रेजिस्टेंस। तो जितना हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो रही है, और इन शॉर्ट अगर हम इसको कहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, या रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, कि दोनों आपके पास इंक्रीज हो, अगर एक इंक्रीज हो सेकंड भी इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, resistance is directly proportional to the length of a wire or conductor। ठीक है, और इसको हम इन शॉर्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R is directly proportional to length, राइट? तो एक फैक्टर तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और सिंपल है, हमें समझ भी आता है कि नॉर्मल जितना हम लेंथ ज्यादा बढ़ाएंगे चार्जेस उतना ओवरलैप करते हुए मूव करेंगे, और रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम इसके सेकंड फैक्टर की बात करें, सेकंड फैक्टर्स के लिए यूज होता है क्रॉस सेक्शनल। अच्छा, एक हम देखते हैं एरिया, यहाँ हमने लिखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई आइडिया? सेक्शनल एरिया आप किसे कहते हैं? अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो बात है वो इस तरह से है कि लेट सपोज अगर आपके पास कंडक्टर है, अगर हम उसको 2D में देख रहे हैं तो इस चीज का भी एरिया फाइंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ लेंथ है और उसकी हाइट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात है वो ये है कि जब आप उसकी फ्रंट साइड से उसका फ्रंट फेस देखोगे, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन होगा, जो सर्कुलर हमें नजर आता है फायर के फ्रंट से, या अगर आप अपनी नॉर्मल पेंसिल पेन मार्कर की एग्जांपल लो,
तो उसका जो सर्कुलर साइड से हम जब उसे ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसकी टेल से या उसकी टिप से, तो वो एरिया जो है वो कौन सा होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये डायमीटर कितना है। ठीक है, इन शॉर्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप डिफाइन करते हो तो बेसिकली हम उसके डायमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल इस तरह से कि अगर आपके पास नॉर्मल एक स्कूल की एग्जांपल लें, तो स्कूल में नॉर्मली क्लासेस के जो डोर होते हैं उनका एरिया जो है वो स्कूल के मेन गेट के एरिया से डिफरेंट होता है। ठीक है, स्कूल का जो मेन गेट का एरिया होगा वो ग्रेटर होगा, या क्लासरूम के जो गेट का एरिया होगा वो ग्रेटर होगा? सर वापसी रिपीट कीजिएगा। आपके पास जो स्कूल की क्लासरूम्स के जो डोर्स होते हैं, अगर हम उनका एरिया मेजर करें, और जो स्कूल का मेन गेट है, मेन गेट का एरिया अगर मेजर करें, तो किस गेट का एरिया आपके पास ग्रेटर होगा? क्लास मेन गेट। मेन गेट के। ठीक है, क्योंकि मेन गेट में आपको पता है ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां पे मल्टीपल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा वहां से पास होते हैं। क्लासरूम में तो डिवाइड हो जाते हैं, तो वहां इतना ज्यादा जो है वो ट्रैफिक नहीं होता। तो अब सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर कंडक्टर के लिए भी है। ठीक है, तो अगर आपके पास कंडक्टर का एरिया हम क्रॉस सेक्शनल एरिया या डायमीटर हम बढ़ा देते हैं, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए? इंक्रीज। इंक्रीज। अच्छा देखो, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया ना। अब देखो, अगर स्कूल के गेट की एग्जांपल जो हमने ली, और अगर स्कूल के गेट में और क्लासरूम के गेट से अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, और वो 20 स्टूडेंट्स क्लासरूम के गेट से एट अ टाइम निकलने की कोशिश करें, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, धक्का देते हुए, पुश करते हुए जो है वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें टाइम लगेगा क्योंकि एरिया शॉर्ट है। और सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करें बाहर स्कूल के मेन गेट पे, तो अगर उसका मेन गेट ओपन कर दिया जाए, तो वो 20 स्टूडेंट्स इजीली पास हो जाएंगे बिना किसी ओवरलैपिंग के, क्योंकि उन्हें एरिया बहुत मिल जाएगा। ऐसा ही है। जी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा कि एक कंडक्टर हमारे पास लेट सपोज ये बना हुआ है पहले से, और एक सेकंड कंडक्टर जिसका डायमीटर उससे डबल कर दिया हमने, और अब जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप उसको कंपेयर कर सकते हो फर्स्ट वाले से। ठीक है, तो इसका डायमीटर उससे ग्रेटर है। ठीक है, ये वाली वायर वन हो गई कंडक्टर वन, ये हमारे पास कंडक्टर टू। तो अब किसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, फर्स्ट या सेकंड? हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो वायर वन होगा, वायर वन की जो रेजिस्टेंस होगी वो हाई होगी। ठीक है, क्योंकि उसका एरिया शॉर्ट है, क्योंकि वहां से जब चार्जेस पास होंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जाएंगे। और जो वायर टू होगी, तो वहां रेजिस्टेंस होगी वो वाले कंपैरिजन में लो होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज। तो इसका मतलब है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का? कोई कंफ्यूजन उसमें? नहीं। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस will decrease due to increase
क्रॉस, तो अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल का अप्लाई होगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन या A। ठीक है, ये हो गए हमारे पास दो फैक्टर्स। और इसके बाद अगर हम एक थर्ड फैक्टर की बात करें, अब देखो हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स कॉपर के बने हुए हैं, सिल्वर के बने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो मटेरियल है उनकी वायर्स हम यूज कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो इसका मतलब है नेचर या मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, राइट, कि हम जी मटेरियल मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, हम कंडक्टर का जो है वो नेचर कैसी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि हमें पता है कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ, राइट। तो इसलिए हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि जो थर्ड फैक्टर होगा, थर्ड फैक्टर को हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये वाला फैक्टर जो है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमने एक वायर कनेक्ट कर दी तो वो वायर चेंज तो नहीं हो रही, तो नेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें ऐड करना होता है, तो इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी जो है वो ये बेसिकली डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर पे, डिपेंड्स अपॉन द नेचर, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, अब जिस तरह कॉपर और सिल्वर को कंपेयर किया जाए तो कौन गुड कंडक्टर होगा, कॉपर को हम गुड कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जी और इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी रेजिस्टेंस की। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब हम कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें भी तो आपके पास एटम्स होते हैं, उसके भी अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब कोई चार्ज उसमें से पास होते हैं तो वो उनके एटम के साथ भी उनका ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो ये इसलिए भी एक फैक्टर होता है। लेकिन ये कांस्टेंट इसलिए होता है हमारे पास कि जब हमने एक मटेरियल फिक्स कर दिया सर्किट में तो वो बार बार चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जब तक वो वहां उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो तब तक हम उसे रिप्लेस नहीं करते, वो तब तक आपके पास मटेरियल सेम रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड फैक्टर होगा। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सिल्वर कॉपर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो कोई भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक होती है, सिल्वर की अलग कॉपर की अलग। और अगर हम इस फॉर्मूला को अब कंबाइन कर लेते हैं तो फॉर्मूला कंबाइन करने में R इज इक्वल्स टू, अच्छा रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है वो डेंसिटी वाला होगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि डेंसिटी के चैप्टर में मास और वॉल्यूम था, यहाँ पे करंट की बात हो रही है तो मिक्सअप नहीं होता यहाँ पर। तो R इज इक्वल्स टू रॉ L ओवर A, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल फॉर्मूला होता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, तो ये हमने सारे फैक्टर्स देख लिए। और इसके बाद जो हमने अब देखना है
कि आपके पास, अब हमने तीन क्वांटिटीज जो है वो कंप्लीट कर ली, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, राइट। अब इन तीनों के लिए एक लॉ भी है, उस लॉ को देखते हैं, वहां से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमारे पास फिर उस फॉर्मूला को भी हम बहुत इक्वेशंस और क्वेश्चंस में यूज करते हैं, तो वो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन उसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। तो अब हमने वो फैक्टर करना है, फिर हमने ये देखना है कि रेजिस्टर्स को हम कंबाइन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देख कि इसका जो सिंबल होगा, जो सर्किट या इलेक्ट्रिकल सिंबल होगा, क्योंकि अब हम सर्किट में जब इसको ड्रॉ करेंगे, तो जिस तरह हम बैटरी के लिए प्लस माइनस ड्रॉ करते हैं, तो जो रेजिस्टर का सिंबल होता है वो सिंपल आपके पास, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर आपके पास शेप होगा और दो उसके टर्मिनल्स होंगे, ये आपके पास रेजिस्टर है। और एक इसकी और शेप होती है, अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके पास जो फर्स्ट वाला है, ये कांस्टेंट रेजिस्टर है, फिक्स रेजिस्टर, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो एक बार इसकी वैल्यू आपने लिख दी वो फिक्स रहेगी, ठीक है। और जो ये सेकंड आपके पास ड्रॉ किया हमने, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। जिस तरह हमारे पास डिवाइसेस में वो नॉब्स दी होती है ना, हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फैन के रेगुलेटर से हम उसकी स्पीड चेंज करते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी ऑप्शन होता है कि हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल हो गया। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का? इसका एसआई यूनिट आपके पास होगा ओम नाम से, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट जो लॉ करेंगे वो ओम्स लॉ है, उसने ही रजिस्टर के साथ जो है वो लॉ डिफाइन किया था, तो उसी के नाम से फिर इसका एसआई यूनिट भी होता है। और इसका सिंबल ओमेगा की तरह होता है, ठीक है। यस। तो ओमेगा जो सिंबल होता है वो रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपके पास अगर सपोज कहीं पर वैल्यू लिखी हो, आपके पास वैल्यू लिखी है 10 ओम्स, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, ठीक है, ये फिक्स है। और उसके लिए सिंबल फिर हम ये वाला ड्रॉ करते हैं, कांस्टेंट वाला। और जहाँ पे अगर लिखा हो कि अगर एक रेजिस्टर की रेंज है 10 to 15 ओम्स, तो हमारे पास अब वहाँ पे थोड़ा सा लेवरेज है, हम 10 to 15 वेरी कर सकते हैं, तो वो वहां पर फिर हम वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करते हैं ओम्स लॉ, ठीक है।